नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। झारखंड सीजीएल का नोटिफिकेशन कुछ दिनों पहले जारी हुआ था। उस पर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसमें एज, सैलरी, क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता चाहिए, ये सारी चीज़ें प्लस सिलेक्शन का प्रोसेस और उसके साथ साथ मैंने सिलेबस का पूरा डिटेल में उस पूरे वीडियो में मैंने जानकारी दी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है ना तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंसेस। किस पोस्ट को आपको ऊपर रखना चाहिए, किस पोस्ट में कहां पर आपको जॉब मिलने वाली है और उस जॉब में आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये सारी जानकारियां, प्लस आपको सैलरी क्या मिलेगी और आपका जो जॉब होगा ना, जो आपका पोस्ट होगा वो किस लेवल का होने वाला है, ये बात करेंगे। उसके साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि डॉक्यूमेंट। देखिए, डॉक्यूमेंट में ना बहुत डाउट होता है लड़कों को, और अगर आप झारखंड के हैं तो आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, और अगर आप झारखंड के बाहर के, क्योंकि ये जो भर्ती है अब तो ऑल इंडिया बेसिस पे हो रही है, तो झारखंड के बाहर के हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्ट और डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है। तो आपको मैं एक बार शॉर्ट में डिटेल में जानकारियां दे देता हूं। देखिए, ये नोटिफिकेशन नंबर था JGGLCCE 2023, जिसमें बैकलॉग और रेगुलर दोनों को मिला करके 2025 पद पर पूरी भर्ती निकल करके आई है। अगर रेगुलर की बात करेंगे ना तो 2017 रेगुलर और 8 जो है वो बैकलॉग। बैकलॉग मतलब होता है क्या है कि पिछले बार कभी जब भी ये भर्ती निकली होगी तो उसमें कुछ सीटें रिजर्व कैटेगरी मतलब BC1 SC ST की बच जाती है, जिसपे पूरी भर्ती नहीं हो पाती है। तो वो सीट जो बची हुई थी 8 सीट, वो इस बार मिला करके 2017 जो इस साल की भर्ती है मिला करके 2025, और अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्तियां सीजीएल वगैरह में नहीं देखने को मिलती। ये चीज़ आप क्लियर रहिएगा स्टेट सीजीएल में, ठीक है। तो अच्छी खासी और इसमें भर्ती इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि ये स्टार मार्क और बताया गया कि भर्तियां आगे बढ़ सकती है। तो आप इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। मात्र ग्रेजुएशन पास आउट है, चाहे आप इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन हो या फिर नॉर्मल BA BSc BCom कोई भी हो, इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। डेट इंपॉर्टेंट है, इसको ना स्क्रीनशॉट मार करके या फिर आप मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, कुछ भी करके इस डेट को नोट डाउन कर लीजिए। 20 जून से फॉर्म भरा जाएगा, मतलब आज तो हो गया 13 तारीख, 20 जून से फॉर्म भरना है। 6-7 दिन को और है। ऑनलाइन के माध्यम से मात्र 100 रुपये फॉर्म फी लगने वाला है, और अगर SC ST कैंडिडेट हैं, झारखंड के हैं, तो 50 रुपये में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपये जनरली अगर अदर स्टेट में है या कोई भी है जनरल में तो 100 रुपये भरिए। लास्ट डेट 19 जुलाई तक है। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से 19 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन वगैरह पेमेंट वगैरह करके कंप्लीट कर लीजिएगा। बाद का झमेला मत रखिएगा। ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट है। एज की बात करेंगे तो 21 से 35 साल है। एज का जो कट ऑफ वगैरह होगा मैंने पुराने वीडियो में बताया हुआ था, तो यहाँ पर समय थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इन सब चीज़ों को मैं एक बार छोड़ देता हूँ। आगे बात करता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बात होगी पोस्ट प्रेफरेंसेस की, तो यहाँ पर मैंने सीरियल वाइज पोस्ट लिखा हुआ। अगर आपको भी, देखिए ये हमारी ओपिनियन है, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं कुछ अलग होना चाहिए तो आप भी हमें कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से उसमें भी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने रखा है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है। अब देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये जो पोस्ट होता है ना, ये सचिवालय में होता है। अगर आप रांची वगैरह में जॉब करना चाहते हैं, वो भी सचिवालय में, तो आपके लिए ये वाला बेस्ट रहेगा। ये वाला मतलब बेस्ट के सभी के लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर इसके लेवल की बात करें या सैलरी की बात करें या सीट के हिसाब से भी बात करें, तो सीट के हिसाब से अगर बात करेंगे ना तो 863 सीट है भाई सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में, तो सीट के मामले में नंबर 1, ठीक है। देखते रहिएगा। उसके बाद इसकी जॉब लोकेशन के बारे में, तो रांची में जॉब लगेगी क्योंकि आपकी सचिवालय में जॉब लगने वाली है, तो उसके बाद भी मतलब जॉब लोकेशन ये भी नंबर 1। उसके बाद अगर लेवल की बात करेंगे, आपका किस टाइप का पोस्ट होगा, तो ये ग्रुप B का है, इसमें भी भाई नंबर 1 है। उसके बाद सैलरी की बात करेंगे तो लेवल 7 का पेमेंट है, मतलब समझ सकते हैं 45,000 रुपये से आपकी बेसिक सैलरी बनेगी, तो इसमें भी ये नंबर 1 जा रहा है। क्योंकि और जो भी पोस्ट है ना वो सब लेवल 6, लेवल 5, लेवल 2 का पेमेंट है, लेकिन इसमें इकलौता लेवल 7 का पेमेंट है, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से नंबर 1 है। आप इसको रख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप नंबर 1 पे रख सकते हैं। उसके बाद मेरे हिसाब से दूसरे नंबर पर होना चाहिए प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जिसको हम लोग BWO मतलब ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर कहते हैं, ठीक है।
तो जो भी सरकार की योजनाएं वगैरह लोगों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, तो उनको जो ब्लॉक स्तर पे ये ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर ही अमली जामा, मतलब उसको करना करवाना सब कुछ इन्हीं के हाथ में होता है। और ये अपने आप में थोड़ा सा रुतबा वाला पोस्ट होता है। सचिवालय तो भाई रुतबा है ही, बहुत बड़ा रुतबा है। अगर आप सचिवालय में नौकरी कर रहे हैं किसी भी टाइप का, वहाँ पर अगर आप प्यून भी है ना, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी पद होती है। तो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो है, अगर सीट के हिसाब से बात करेंगे तो 195 सीट है, कम नहीं है, सीट के हिसाब से भी ठीक है। उसके बाद अगर किस ग्रेड की बात करेंगे, कौन सी ग्रुप में आपकी जॉब लगेगी, तो ग्रुप बी में आपकी जॉब लग रही है, ये भी ठीक ठाक है, कोई खराबी नहीं है। सैलरी की बात करेंगे तो लेवल 6 का पेमेंट है, मतलब 35,000 से ऊपर आपकी सैलरी बनेगी। तो सैलरी के हिसाब से भी, सीट के हिसाब से भी और रुतबे के हिसाब से भी लेवल 2 में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर मेरे हिसाब से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर होता है, जिसको मतलब जितना भी सरकार की तरफ से जो भी मतलब हम लोगों के लिए दी जाती है सुविधाएं, जैसे राशन हो या कोई भी चीज़ें होती है, ये सब सारी चीज़ों का देख रेख जो होता है ना, वो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ही करते हैं, और जिसको ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। बीएसओ होता है, एक होता है डीएसओ, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाते हैं, ये ब्लॉक लेवल पे है। तो इन लोगों का काम बहुत अच्छा है। और अगर आप सीट के हिसाब से बात करेंगे तो 252 टोटल सीट है इसमें, ठीक है। आपकी जो जॉब है वो ग्रुप बी की जॉब है, ग्रुप ख जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और सैलरी जो है वो लेवल 6, मतलब 35,000 रुपये से भाई साहब ऊपर सैलरी है। तो उस हिसाब से भी मेरे हिसाब से बेस्ट है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। तीसरे नंबर पर आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। देखिए टोटल 7 तरीके का है, आप चाहे तो 7 दे सकते हैं। अगर आप बहुत ब्रिलियंट है, आपको लगता है नहीं मैं नीचे वाला नहीं दूंगा, तो आप इसमें से 2 दीजिए, 1 दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से आप 7 दीजिए पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। क्योंकि देखिए कट ऑफ जब बनेगी तो हो सकता है कि आपका किसी न किसी में रुक जाएगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर पे, तो अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, जिसको हम लोग सर्कल इंस्पेक्टर के नाम से कहते हैं। अगर ये बात करेंगे ना, तो अगर आप भूमि और राजस्व सुधार विभाग की बात करेंगे, तो जिसमें आपको राजस्व कर्मचारी होते हैं, उसके बाद ये अंचल निरीक्षक होते हैं जिनको हम लोग सर्किल इंस्पेक्टर कहते हैं, फिर सीओ होते हैं। तो ये तीनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बिना इनके आप जमीन की खरीद बिक्री वगैरह जो भी होता है, इनका भाई क्या बोलते हैं उसको, स्टाम्प या इनका मतलब जानकारी इनको बहुत ज़रूरी है भाई, बिना इनके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, झारखंड में अगर आप आवासीय जाति प्रमाण पत्र EWS वगैरह बनवाते हैं, तो इनका बहुत रोल होता है CI साहब का। और इनका भौकाल भी होता है लोगों के सामने, और लोगों से खास तौर पे मिलना जुलना इनका बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए जनरली जाति आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह बनवाना है, तो CI से मिलना ही पड़ता है, ठीक है। अब तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन होकर के भी बहुत बार मिलना पड़ जाता है। किसी वजह से CI साहब गुस्सा हो जाते हैं, भाई डॉक्यूमेंट में कमी है तो बुला लेंगे, या फिर मतलब ज़मीन से रिलेटेड कोई जानकारियाँ हैं तो वो भी उसकी वजह से भी आप इसमें जा सकते हैं। तो अगर मतलब थोड़ा सा CI वाला जो पोस्ट होता है ना, ये समझ सकते हैं आप किस टाइप का पोस्ट है, मिला जुला आप देखेंगे, इससे परिचित होंगे। 185 सीट है, सीट के हिसाब से भी अच्छी खासी है। अगर लेवल की बात करेंगे तो ग्रुप बी का पोस्ट है और लेवल 6 का पेमेंट है, तो सैलरी तो सोचना ही नहीं है। और एक मतलब नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा इन लोगों का गुप्त वाला जो इनकम होता है वो भी थोड़ा सा देखने या सुनने में आते रहता है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ठीक है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जिसको हम लोग कहते हैं, जो भाई लेबर से रिलेटेड और जो सारा मैनेजमेंट वगैरह करते रहते हैं। तो ये जो पद है ना, ये थोड़ा सा ठीक है, सीट के हिसाब से 182 पद है, ठीक है। तो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 का पेमेंट है और अच्छी खासी जॉब है ये। आप इसको चाहे तो 5वें नंबर पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 5। अब छठा और 7वां थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर मैं देखूँ सीट के हिसाब से। देखिए छठे पे मैंने प्लानिंग असिस्टेंट को रखा है, प्लानिंग असिस्टेंट जिसको हम लोग PA बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इसमें देखिए क्या ना, सीट जो है वो मात्र 5 रखी गई है, लेकिन फिर भी मैंने इसको छठे नंबर पर रखा है। अब आप कहिएगा मात्र 5 सीट को छठे नंबर पे, तो जॉब का कैटेगरी के हिसाब से ठीक है, ठीक है। ग्रुप C का पोस्ट है, लेवल 5 का पेमेंट आपको मिलेगा,
तो सैलरी थोड़ी सी कम है इन सब के मुकाबले, लेवल 5 का पेमेंट है। ठीक है, इसके लास्ट में सबसे रखा गया कनीय सचिवालय सहायक, जिसको हम लोग जूनियर सेक्रेटरीट ऑफिसर कहते हैं, जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट कह सकते हैं, असिस्टेंट है, सहायक है ना, तो असिस्टेंट। तो कनीय सचिवालय सहायक को मैंने 7वें नंबर पर रखा है, 335 सीट है। और अगर आप चाहें ना तो इसमें से इसको ऊपर रख सकते हैं और इसको नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 सीट पे थोड़ा सा फाइटिंग मुश्किल होती है और 335 सीट पे फाइटिंग थोड़ा सा आप लोग के लिए भी सांत्वना भरा पद रहेगा, तो आप इसमें जा सकते हो। और सचिवालय स्तर का कोई भी जॉब होता है, मैंने शुरू में ही बताया, वो बेस्ट होता है। अगर आप मतलब आपके पावर की बात करेंगे, आपके रुतबे की बात करेंगे, सैलरी की बात करेंगे, सब कुछ अच्छा होता है। और ये जो है ना कनीय सचिवालय सहायक ग्रुप सी का पोस्ट है और लेवल जो है सैलरी का वो लेवल 2 का है, तो सैलरी थोड़ी सी कम है, 20,000 रुपये लगभग में आपकी सैलरी है, तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। मेरे हिसाब से ये पोस्ट प्रेफरेंस आप रख सकते हैं, बस ऊपर वाला 6ठे और 7वें में आप फेरबदल अपने अनुसार कर लीजिएगा सीट के हिसाब से थोड़ा सा। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके महिलाएं ध्यान दीजिएगा, अगर आप शादीशुदा हैं या फिर लड़कियां हैं तो भी ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट में, आपको अभी से डॉक्यूमेंट अपना अगर नहीं बनवाए हैं या बनवा चुके हैं या बना हुआ है, कब का बना है, वो सब सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर आप SC ST कैंडिडेट है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में अगर आप आते हैं ना, तो आपके लिए जनरली 2 डॉक्यूमेंट लगने वाला है। एक तो रेसिडेंशियल जरूरी है, रेसिडेंशियल से आपकी पहचान होती है कि आप झारखंड के हैं। दूसरा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC ST वाले ध्यान दीजिएगा, केवल अगर आपके पास रेसिडेंशियल जो है ना, अगर SDO लेवल का बना हुआ है, तो अगर आप 2 जून 2016 के बाद का बना हुआ है SDO लेवल का, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2016 बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और अगर यही CO लेवल की बात करेंगे तो 19 जुलाई 2019 के बाद का अगर CO लेवल का आपके पास रेसिडेंशियल है तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास होना चाहिए SC ST वाले। रेसिडेंशियल हो गया, उसके बाद आपके पास कास्ट भी जरूरी है भाई, जब तक आपके पास कास्ट नहीं रहेगा तो कास्ट में छूट नहीं मिलेगी। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो 25 फरवरी 2019 के बाद का CO लेवल का कोई सर्टिफिकेट है तो वो मान्य है और वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए। ये आपका SC ST वाले, मात्र 2 डॉक्यूमेंट, रेसिडेंशियल और कास्ट। अब बात करते हैं BC1 BC2 या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो होता है ना, BC1 BC2 में ही आता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो एक तो देखिए रेसिडेंशियल वो जरूरी है, आपके पास होना ही होना चाहिए। रेसिडेंशियल के बिना तो फिर आप झारखंड से कैसे मान्यता मिलेगी। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तीसरा में इनकम सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है भाई, इनकम सर्टिफिकेट नहीं रखिएगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आप नॉन क्रीमी लेयर बनवा रहे हैं। नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो 8 लाख से कम इनकम है, वो कैसे शो होगा, तो वो इनकम सर्टिफिकेट से ही शो होगा। तो आपको ये सब सारे डॉक्यूमेंट बनवा करके रख लेना है। इनकम बनवा लीजिए, उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाइए, क्योंकि जब नॉन क्रीमी लेयर आप सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो आपके पास रेसिडेंशियल मांगा जाएगा, आपका कास्ट मांगा जाएगा और आपका इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ये तीनों जब आपका बना रहेगा तभी आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है। और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर मान लीजिए नहीं बनवाते हैं, केवल कास्ट तक रखते हो, तो आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रेसिडेंशियल और कास्ट। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट है BC1 BC2 में तो आराम से भर सकते हैं। अगर नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तब ये चौथा वाला डॉक्यूमेंट आपका बनेगा। और ये बनवाने के लिए आप किसी भी नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र वगैरह में जा करके बनवा सकते हैं। आवेदन आज ही दे दीजिए, क्योंकि फॉर्म का जो लास्ट डेट है ना 19 जुलाई, इससे पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, ये क्लियर रहिएगा। अब आपको भी थोड़ा सा डाउट होगा कि रेसिडेंशियल मेरा बना हुआ है, तो मैं बता देता हूँ कि आपके लिए भी यही सेम है। अगर SDO लेवल का अनुमंडल का है तो 2016 के बाद का है, ऑनलाइन वाला है तो चलेगा। और अगर CO लेवल का अगर आपका रेसिडेंशियल है तो 2019 के बाद का है CO लेवल का तो चलेगा। यही सेम कास्ट में भी अगर आपका है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका 25 फरवरी 2019 के बाद का है तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इनकम 6 महीने का होता है, ठीक है। तो 6 महीने का अगर इनकम एक्सपायर हो गया होगा तो फिर से बनवा लीजिए, बनवा करके सारा डॉक्यूमेंट रख लीजिए। BC1 BC2 डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा EWS वाले कैंडिडेट जो 10% आर्थिक रूप से आरक्षण चाहते हैं उनके लिए। तो देखिए उनके लिए रेसिडेंशियल मस्ट है। आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप झारखंड के ना तो रेसिडेंशियल चाहिए ही चाहिए, तभी आपका प्रूफ होगा कि आप झारखंड के हैं। तो रेसिडेंशियल जरूरी है। उसके बाद आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना इनकम के प्रूफ नहीं कर पाइएगा कि आप 8 लाख से कम आपकी इनकम है,
तो इनकम सर्टिफिकेट भी आप अगर नहीं बना है तो बनवा लीजिए, आवेदन कर दीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप इनकम और रेसिडेंशियल बनवा लिए तब ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन कर दीजिए, ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए। और अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका मान लीजिए बना हुआ है तो वो भी चलेगा। वो कब का बना होना चाहिए, तो 25 फरवरी 2019 के बाद का अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो मान्य है, आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं बनवाए हैं, नहीं बना है, तो आप बनवा लीजिए, ये दोनों डॉक्यूमेंट बनवा करके तब ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर दीजिए, ईडब्ल्यूएस आपका बन जाएगा। अब बात करते हैं जनरल कैंडिडेट जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, उनके लिए मात्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो फिर ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और अगर झारखंड के बाहर के कैंडिडेट हैं तो इनको इन सब से कोई लेना देना नहीं है। आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे, आपके पास आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर वगैरह लगा करके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अगला जो वीडियो आएगा मेरा, उसमें मैं आपको कुछ अलग जानकारियाँ इससे रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, थोड़ी सी एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसे तैयारी करें, कौन से टॉपिक को बहुत फोकस करना है, कैसे मेरिट में आना, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो, ये वाली जानकारियाँ आप संतुष्ट हुए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।